आप सबका खैर मकदम है इग्नो में। मैं डॉक्टर शौकत हुसैन डार। Dear learners, during the previous lecture we studied what is prose and its various characteristics. We even studied what are the main features between prose and poetry. Besides it, we have also, talked about, discussed what is literature and what is the relationship between literature and society. तो आज हम बात करेंगे। एक्चुअली जो हमने लास्ट जब हमारा लेक्चर था तो उसमें हमारा थोड़ा सा रह गया था कि व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ लिटरेचर। पहले हम थोड़े से उसके बारे में बात करेंगे। लेटर ऑन वी विल टॉक अबाउट व्हाट इज डिनोटेशन एंड कनोटेशन, बिकॉज डिनोटेशन एंड कनोटेशन प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन एवरी टेक्स्ट। उसके बाद हम और बात करेंगे कि जो नसर है उसके अकसाम के बारे में, बीट डिस्क्रिप्टिव प्रोज और एक्सपोजिटरी प्रोज और इवन नरेटिव प्रोज। तो स्टूडेंट्स, जब हम बात मेन फंक्शन ऑफ लिटरेचर की करते हैं तो यहाँ पे मेरे को एक बात याद आ रही है। इवन एक हॉरिस, एक रोमन पोइट रह चुके हैं, उसने एक बुक लिखी है द आर्ट ऑफ पोइट्री। उस बुक में हॉरिस लिखते हैं कि जो मेन फंक्शन ऑफ पोइट्री एंड ड्रामा है वो है टू इंस्ट्रक्ट एंड डिलाइट। तो लिटरेचर का जो एक मेन फंक्शन वो ये है कि इट इंस्ट्रक्ट्स अस। जो एक राइटर होता है, ही इज लाइक अ प्रीचर, मोरलिस्ट, टीचर। वो इंस्ट्रक्ट करता है रीडर को कुछ पढ़ने के लिए या कुछ समझाने के लिए। तो उसके साथ साथ ये दो चीजें हैं, लिटरेचर इंस्ट्रक्ट्स अस and it delights us. These two things play an important role in literature. तो थोड़ी सी हम बात कर लेंगे इस इंस्ट्रक्शन के बारे में, डिलाइट के बारे में। जो ही हम इंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो लिटरेचर, what does it mean when we say literature instructs us? It instructs us in what sense? एक्चुअली यहाँ पे एक और बात याद आ रही जो मैं समझता हूँ कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, वो ये है कि विलियम वर्ड्सवर्थ, वी ऑल नो, ही इज वन ऑफ द renowned romantic poets. In fact, he was the one who originated romantic movement in English literature along with Coleridge, Samuel Taylor Coleridge. उन्होंने एक बुक लिखी थी लिरिकल बैलेड्स। तो जो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, उसने वो यहाँ तक उन्होंने एक डेफिनेशन दी थी कि उन्होंने बोला था कि एवरी पोएट ऑट टू बी अ टीचर। यानी कि इवन ही सेड अबाउट हिज ओन सेल्फ दैट रीडर्स शुड ट्रीट हिम एज अ टीचर। यानी कि कहने का मतलब डियर लर्नर्स ये है कि जब आप पोइट्री विलियम वर्ड्सवर्थ की पढ़ते हो, वो आपको बोल रहा है कि मेरे को एज अ टीचर आप देखो, क्योंकि वो इंस्ट्रक्ट कर रहा है, वो आपको कुछ समझा रहा है, वो आपको कुछ बोल रहा है कि दिस इज द वे विच यू शुड टेक, एंड कुछ चीजों के बारे में आपसे बोल रहा है कि ये चीजें आपको नहीं करनी है। जब हम विलियम वर्ड्सवर्थ की बात करते हैं तो मेरे जहन में एक बात याद आ रही है कि वी नो विलियम वर्ड्सवर्थ, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स ऑफ नेचर। वो नेचर के बारे में बहुत ज्यादा लिखता है, चाहे उसकी वो कोई भी पोएम आप लीजिए, चाहे द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, ल्यूसी लीजिए, या कोई और पोएम आप लीजिए। तो विलियम वर्ड्सवर्थ का जो मानना है वो ये है कि जो लिटरेचर है इट इंस्ट्रक्ट्स अस, यानी कि ये आपको समझा रहा है। जैसे कहीं पे आपको लग रहा है कि डिबेट हो रहे हैं, जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ की बात कर रहे हैं हम, विलियम वर्ड्सवर्थ में नेचर के बारे में समझा रहा है कि जो नेचुरल ऑब्जेक्ट्स है, बी इट मून, स्काई, stars, lakes, rivers, mountains, birds, animals, उनका विलियम वर्ड्सवर्थ का मानना है कि इनकी भी इक्वली इनको ट्रीट करना चाहिए, बिकॉज दे टू हैव अ लाइफ। तो हमने इनको, यानी कि वी शुड नॉट ट्रीट देम एज, वी लिटरेचर में जब हम इस्तेमाल करते हैं टर्म अदर, तो कहने का मतलब यह है कि लिटरेचर हमें कुछ समझाता है, सिखाता है, इट टीचेस अस हाउ टू लिव। तो फिर यानी कि अब थोड़ी सी हम बात कर लेंगे कि कैसे सिखाता है हमें लिटरेचर के, हाउ इट इंस्ट्रक्ट्स। जब हम पोइट्स की बात करेंगे, फॉर इंस्टेंस अगर आप टी.एस. इलियट की बात करोगे,
T.S. Eliot, we all know he's famous for his poem called The Wasteland. Even T.S. Eliot got Nobel Prize for literature as well. So The Wasteland, yeah, even his another popular poem which is entitled as The Hollow Man. जब आप ये पोएम्स पढ़ते हो तो आपको टीएस इलियट क्या सिखाता है, या टीएस इलियट की पोइट्री से आपको सीखने को क्या मिलता है? आपको सीखने को यही मिलता है उससे कि व्हेन यू रीड हिज पोएम द वेस्टलैंड, द हॉलो मैन, द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफॉक, वहां से आपको कंटिन्यूअसली टीएस इलियट प्रीच कर रहा है कि you are more particularly his own civilization, European civilization, according to Eliot. जब हम ये पोएम्स पढ़ते हैं, इलियट का कहना है, मानना है कि जो यूरोपियन सिविलाइजेशन है वो डिवेट हो रही है। डिवेट किससे हो रही है? वो यानी कि वो डिवेट फ्रॉम द पाथ ऑफ राइचुअसनेस, फ्रॉम द पाथ ऑफ होलीनेस। यानी कि इलियट का मानना है कि जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, they are becoming body oriented, with every passing moment they are giving little or no significance to soul, separate, या जिसको हम रूबी बोलते हैं, which is another important entity in us, in human beings. तो जब आप टीएस इलियट की पोइट्री पढ़ते हो तो वहां से आपको यही वो कंटिन्यूअसली आपको सिखा रहा है कि देयर इज समथिंग इन यू व्हिच वी कॉल सेपरेट। इसकी तरफ भी आप ध्यान दिया करो। इवन अगर आप अल्लामा इकबाल की पोइट्री भी पढ़ोगे, वो भी आपको कंटिन्यूअसली यही सिखा रहे हैं, इंस्पायर कर रहे हैं कि आप ये वाली चीजें करो, आपके लिए ये बेहतर रहेगा। जैसे इकबाल एक जगह लिखते हैं, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर, सजदों से तेरे क्या हुआ सदियां गुजर गई, बदल दे जो तेरी दुनिया वो सजदा तलाश कर। So when you read poets like Tagore, Eliot, W.B. Yeats or even W.H. Auden, कंटिन्यूअसली आपको प्रीच कर रहे हैं थ्रू देयर पोइट्री, चाहे इशू कोई भी हो, जरूरी नहीं है कि खाली वो सिगरेट के बारे में लिख रहे हैं। इवन वो आपको सिखा रहे हैं कि आप अगर डिबेट हो रहे हो, आप कुछ यू आर इंडल्जिंग इन समथिंग व्हिच इज इमोरल और अनएथिकल, समझा रहे हैं आपको कि ये वाली चीजें अच्छी नहीं है सिविलाइजेशन के लिए। तो यही एक चीज थी जहां पे वो एक टकराव हो गया था बिटवीन टू ग्रेट रोमन थिंक, जब हम ग्रीक फिलोसफर्स, चाहे वो एरिस्टोटल हो या प्लेटो हो। प्लेटो और एरिस्टोटल में डिफरेंस क्या थी? प्लेटो का कहना था कि जो लिटरेचर है, मोर पर्टिकुलरली पोइट्री, वी ऑल नो प्लेटो, he banished poets from his own what you call his ideological जो उसका बेंट ऑफ आइडियोलॉजिकल वर्ल्ड था। प्लेटो का कहना था कि जो पोइट है, he doesn't contribute anything to the society, whereas Aristotle is concerned. Aristotle, we all know, he wrote an important book called जैसे उसने वो पोइटिक्स एक बुक लिखी है। तो एरिस्टोटल का कहना है कि नहीं, ये जरूरी नहीं है कि पोइट अपनी ख्याली दुनिया में रह रहा है, ही इज डिवेटिंग फ्रॉम द रियलिटी, यानी कि ही इज एस्केपिंग फ्रॉम द रियलिटी, ही इज लिविंग इन माउंटेन्स। नो, एरिस्टोटल का कहना है कि एक पोइट जो होता है वो सोसाइटी में रह रहा है, वो सोसाइटी को देख रहा है, सोसाइटी में जो भी कुछ हो रहा है तो वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि थ्रू हिज own imagination या थ्रू हिज ओन पोएम हो या कुछ और हो। तो स्टूडेंट्स, अब एक मुद्दा और मकसद जो लिटरेचर का है वो ये है कि ये हमें सिखाता है लाइफ के बारे में, हमें सिखाता है कि आपने ये करना है, हमने कुछ चीजें नहीं करनी है। जैसे मैंने आपको टीएस इलियट की एग्जांपल दी, अल्लामा इकबाल की एग्जांपल दी, इवन टैगोर। तो ये पोएट्स हमें सिखाते हैं बहुत सारे लाइफ डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ पे ये बोलते हैं। तो एक आपने अब ये समझना है कि लिटरेचर का एक मेन फंक्शन जो है वो है इट इंस्ट्रक्ट्स अस। इट इज ड्यू टू दिस रीजन एक जो रोमांटिक एसेइस्ट थे थॉमस डी क्विंसी, उसने भी इवन ही सेड कि उसने इवन ही डिस्टिंग्विश्ड लिटरेचर, he according to Thomas D. Quincy, literature has two main functions. One he described it as literature of knowledge, और दूसरे को उसने टर्म जो दी है लिटरेचर ऑफ पावर या लिटरेचर ऑफ पावर जिसको बोलते हैं हम। लिटरेचर ऑफ नॉलेज में
डीक्वेंसी का क्या मतलब है? लिटरेचर ऑफ पावर में डीक्वेंसी जो बोलता है, डीक्वेंसी उसका कहने का मतलब ये है कि जो लिटरेचर का एक मेन फंक्शन है वो ये है कि हमें सिखाता है, अदब अदब हमें सिखाता है, जिंदगी कैसे जीनी है, या हमें दूसरे कल्चर्स के बारे में बोलता है, हमें दूसरे कल्चर्स के लोगों से मिलाता है। और जो दूसरा एलिमेंट है लिटरेचर का, इट डिलाइट्स अस। डिलाइट्स अस का मतलब ये होता है कि हम कैरेक्टर्स, हम पोएम्स पढ़ते हैं, हम नॉवेल्स पढ़ते हैं, ड्रामास पढ़ते हैं, तो उसके साथ साथ हम जब हम हमें सुकून मिलता है, हम एंजॉय करते हैं पढ़ना, हमें प्लेजर मिलता है पढ़ने से। तो दीज आर द टू मेन फंक्शंस ऑफ लिटरेचर। और भी कुछ फंक्शंस है, लेकिन ये दो मेन फंक्शंस मानी जाती है लिटरेचर अदब के बारे में। जो मेन दो फंक्शंस वो ये है, क्योंकि जो बाकी चीजें वो इन्हीं की इर्द गिर्द घूम रही है। So now, dear learners, coming back to this denotation and connotation, which is actually mentioned in our syllabus. तो आज हम थोड़ी सी बात कर लेंगे denotation and connotation. Later on, we will talk about what is descriptive prose, even what is expository prose, or what is this persuasive prose, or even narrative prose. तो जब हम डिनोटेशन एंड कनोटेशन की बात करते हैं, डियर लर्नर्स, आपको याद रखना है जो कनोटेशन और डिनोटेशन है, आपने याद रखना है माने बयान करने के बुनियादी तरीके। ये जो डिनोटेशन और कनोटेशन है ना, जब भी हम किसी नॉवल को पढ़ते हैं, या इवन पोइट्री पढ़ते हैं, या इवन ड्रामा पढ़ते हैं, या शॉर्ट स्टोरी पढ़ते हैं, या बीट एनी अदर वर्क लाइक ऑटोबायोग्राफी, मेमोयर, बायोग्राफी, तो आपने ये दिमाग में आपने ये याद रखना है, आपने इस तरीके से टेक्स्ट को समझना है कि you will have to keep one thing in mind once you take a book in your hand, और आपको ये याद रखना है कि एक जो ऑथर होता है ना, जब भी ये लिखता है, इसने कोई भी बुक लिखी है, इसकी दो तरीके की you will always find two type of meanings in a text। एक मीनिंग को हम बोलते हैं डिनोटेशन, और दूसरी मीनिंग को हम बोलते हैं कनोटेशन। तो जो डिनोटेशन है, डिनोटेशन का एक्चुअली क्या मतलब है? डिनोटेशन जो है ये लफ्ज की लग़वी माने है, यानी कि व्हाट डज दिस टर्म डिनोटेशन मीन? डिनोटेशन simply means literal meaning of a word, or even to be precise I can say dictionary meaning of a word। ये अल्फाज बिल्कुल उसी तरह इस्तेमाल करता है एक राइटर, यानी कि आपको कुछ समझाने के लिए इस तरह इस्तेमाल करता है, वो आपको डायरेक्टली कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है। यानी कि जब भी वो सेंटेंस लिखता है, whenever he expresses his own thoughts, views, opinions regarding various issues, तो आपको ये याद रखना, कभी कभार एक राइटर आपको डायरेक्टली कुछ समझाना चाहता है। He doesn't want to go into metaphors, personification, imagery, illusions। वो आपको सिंपली एक सेंटेंस से समझा रहा है, देखिए ये मेरे कहने का मतलब है, इसके पीछे और कोई मतलब नहीं है। तो डियर लर्नर्स, जस्ट रिमेंबर डिनोटेशन मीन्स लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड। For instance, let me elaborate this denotation this way। अब मैं आपको बोल रहा हूं कि this is a stone। मेरे हाथ में अगर कुछ है तो मैं आपको बोल रहा हूं कि ये एक स्टोन है, यानी कि ये एक पत्थर है। तो आप समझ रहे हैं मैं किसी शाई की तरफ इशारा कर रहा हूं, मैं किसी ऑब्जेक्ट की तरफ इशारा कर रहा हूं, यानी कि आई एम टेलिंग यू कि देयर इज दिस स्टोन इन माय हैंड, यानी कि मैं स्टोन जो मेरे हाथ में है, मैं किसी ऑब्जेक्ट की तरफ आपको रेफर कर रहा हूं। यहाँ पे मेरा जो इंटेंशन है, मेरा जो एम है, मैं आपको यही बोलना चाहता हूं कि वो पत्थर की तरफ आपका ध्यान में दिलाना चाहता हूं, ये मेरे हाथ में पत्थर है। लेकिन अब अगर हम यही पत्थर को दूसरे तरीके से इस्तेमाल करेंगे, यानी कि मैं आपको फॉर इंस्टेंस अभी बोलूंगा कि वो पत्थर का दिल रखता है, या उसके पास पत्थर का दिल है, यानी कि पत्थर, ये वर्ड फिर से आ गया। अर्लियर आई सेड देयर इज दिस स्टोन इन माय हैंड, वहां पे मेरे कहने का मतलब खाली ये है कि इशारा खाली मेरा किसकी तरफ है? स्टोन की तरफ है, एक ऑब्जेक्ट की तरफ है। अब यही स्टोन को मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं आपसे कि वो पत्थर का दिल रखता है, या उसके पास पत्थर का दिल है। इसका क्या मतलब है? जब हम नॉर्मली ऐसे बोलते हैं, इसका मतलब ये है कि वो सख्त दिल है, वो उसमें रहम नहीं है।
तो जब हम इस तरीके से एक सेंटेंस को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि एक वर्ड को दूसरे तरीके से बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कनोटेशन। तो आप एक, यानी कि मैंने आपको पत्थर का बोला है, पत्थर यानी कि मैं इशारा खाली आपको एक पत्थर की तरफ करूं। अब मैंने बोला है कि आपके सामने मैं रख रहा हूं उसके पास पत्थर का दिल है, तो यहाँ पे आपने समझना कि मीनिंग चेंज हो रही है, मैं किसी और चीज की तरफ अब रेफर कर रहा हूँ, यानी कि अब सिंबल और चेंज हो रही है। जो पत्थर का मैं आपको सामने रख रहा हूँ, तो माने बदल, इसका क्या मतलब है? इसका सीधा मतलब है कि वो जालिम या सख्त दिल रखता है। दर हकीकत इससे मुराद वो तमाम खुसूसियात हैं जो आप पत्थर के साथ मुंसलिक करते हैं। जब हम कहते हैं कि एक लफ्ज के कई मफहूम होते हैं, तो हमारा यही मतलब है। स्टूडेंट्स, डियर लर्नर्स, जस्ट रिमेंबर, व्हेन, जब भी आपको लगता है ना कि एक वर्ड के, एक सेंटेंस के कुछ और मतलब निकल रहा है, कोई और मतलब निकल रहा है, या इसके और मीनिंग्स हैं, तो उसको हम बोलते हैं कनोटेशन। डिनोटेशन सिंपली मीन्स लिटरल मीनिंग। कनोटेशन में जो ऑथर होता है ना, जब आप टेक्स्ट पढ़ते हो, यानी कि आपको अब छुपी हुई जो मीनिंग होती है वो ढूंढनी है आपको, वो आपकी जिम्मेदारी है। वो आपको वैसे रीडिंग करनी है एक बुक की, आपको वहां पे देखना है कि ये राइटर है, ये कुछ डायरेक्टली आपको एड्रेस कर रहा है या ये किसी और चीज से आपको समझाने की कोशिश कर रहा है। तो मैं आपके सामने ये डिनोटेशन और कनोटेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए, टू मेक दिस डिनोटेशन एंड कनोटेशन इजियर फॉर यू, आई विल कोट कपल ऑफ एग्जांपल्स। तो उससे आपको समझ आएगा कि डिनोटेशन और कनोटेशन में क्या फर्क है। बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो टर्म्स हैं डिनोटेशन एंड कनोटेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। जब भी आप कोई टेक्स्ट पढ़ते हो, ये टर्म्स आपके साथ साथ चलती है। तो चलो अब हम थोड़ा सा डियर लर्नर्स बात करेंगे, एग्जाम्पल की बात करेंगे। हम आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि डिनोटेशन क्या है। पहले डिनोटेशन की बात करेंगे, एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं ये भी जरूरी समझता हूँ, जब भी हम बात डिनोटेशन की करते हैं, जब भी हम बात एक ऑथर की करते हैं कि एक ऑथर डायरेक्टली आपके पास मैसेज पहुंचाना चाहता है, when an author wants to convey his views, opinions regarding various issues, even regarding societal affairs, या when, आपको ये याद रखना, जब आपको वो डायरेक्टली एड्रेस कर रहा है, तो आप और कोई उसकी छुपी हुई कोई मीनिंग नहीं होती है। इसको हम लिटरेचर में एक टर्म इस्तेमाल करते हैं, अथोरियल इंट्रूजन। What is this authorial intrusion? It's a literary technique authors may use to communicate directly with their reader, speaking to them as themselves rather than through the guise of characters dialogue to comment on the story. यानी कि आपको वो डायरेक्टली एड्रेस कर रहा है, कोई और छुपी हुई मीनिंग नहीं होती है उसमें। अथोरियल इंट्रोजन हम उसी टर्म को बोलते हैं जब एक राइटर होता है, वो डायरेक्टली किसी चीज को आपके सामने लाता है, उसकी वो जो मैसेज उसके पास होती है वो डायरेक्टली कन्वे करना चाहता है कुछ सेंटेंसेस में, यानी कि वो उस वक्त सिंबल्स का इस्तेमाल नहीं करता, मेटाफोर्स का इस्तेमाल नहीं करता है। चलो स्टूडेंट्स, अब आप इस जो नेक्स्ट एग्जांपल में दे रहा हूं, इससे आपको अच्छे से समझ आएगा। आई होप कि यू विल अंडरस्टैंड दिस डिनोटेशन अच्छे से जब हम बात करते हैं इस एग्जाम्पल की। मैंने एक गजल आप लोगों के लिए चूज की है। ये एक्चुअली गजल जो है मिर्जा असदुल्ला खान गालिब की है। मिर्जा असदुल्ला खान गालिब, यू ऑल नो, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स ऑफ उर्दू लैंग्वेज। गालिब के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। गालिब को इवन ही वाज conscious of his greatness as an artist. He was himself conscious. He was very much aware of the fact that he was a great artist. Had he, अगर वो शायद कॉन्शियस नहीं होते तो शायद तब वो नहीं लिखते। उसने एक वर्स पे लिखी है, बुला लो मुझे चाहे जिस दम, मैं गया वक्त नहीं कि फिर अभी न आ सकूं। बुला लो मुझे चाहे जिस दम, मैं गया वक्त नहीं कि फिर अभी न आ सकूं। दिस इज गालिब फॉर यू। दिस इज इस वर्स से हमें पता चलता है गालिब वाज कॉन्शियस ऑफ हिज ग्रेटनेस एज एन आर्टिस्ट। या अगर हम दूसरी जगह उसने लिखा है कि है और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं गालिब का है अंदाज बयां और।
Even he went on to say, he said, रिक्ता कि तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब, कहते हैं अगले जमाने में कोई मीर भी था. He is one of the greatest poets of Urdu language. There is no doubt about that. तो अब मैं आपको एक्चुअली बात यहाँ पे डिनोटेशन की कर रहा हूँ. मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा डिनोटेशन क्या है. एक गालिब की मैंने एक गजल ली है. तो ये गजल मैं पहले गजल को रीड करता हूँ, तो मैं आप पे अभी छोड़ता हूँ. जो अब आपने थोड़ा सा इसमें सोचना है, क्योंकि अब आपने डिनोटेशन और कनोटेशन में एटलीस्ट नाउ यू कुड मेक द डिफरेंस बिटवीन कनोटेशन एंड डिनोटेशन. Now I'm very much hopeful that you are in a position to describe what is denotation and what is connotation. मैं ये पोएम पढ़ता हूँ लेटर ऑन, तब तक आप इसके साथ सोचते जाओ कि ये जो पोएम है, ये गजल है मिर्जा असदुल्ला खान गालिब की, ये हमें कुछ डिनोटेटिवली कुछ समझाना चाहता है या कनोटेटिवली. इसमें हमें डिनोटेशन मीनिंग मिल रही है कि कनोटेशन इसमें मीनिंग मिल रही है. We'll talk about this ghazal a little while later. Let me read it initially. First, I'm going to read it, recite it. The ghazal goes like this. लाजिम था कि देखो मेरा रास्ता कोई दिन और, लाजिम था कि देखो मेरा रास्ता कोई दिन और, तन्हा गए क्यों अब रहो तन्हा कोई दिन और. Dear learners, concentrate on this. कि आप पे मैं आप छोड़ रहा हूँ. आपने देखना है कि डिनोटेशन इसमें है कि कनोटेटिवली गालिब कुछ आपसे मुखातिब होकर फरमा रहे हैं. लाजिम था कि देखो मेरा रास्ता कोई दिन और, तन्हा गए क्यों अब रहो तन्हा कोई दिन और, जाते हुए कहते हो कयामत को मिलेंगे, जाते हुए कहते हो कयामत को मिलेंगे, क्या खूब कयामत का है गोया कोई दिन और. हाँ ए फलक पीर जमा था अभी आरिफ, हाँ ए फलक पीर जमा था अभी आरिफ, क्या तेरा बिगड़ता जो ना वो रहता जो ना मरता कोई दिन और. हाँ ए फलक पीर जमा था अभी आरिफ, क्या तेरा बिगड़ता जो ना मरता कोई दिन और. तुम माही शब चार दम थे मेरे घर के, तुम माही शब चार दम थे मेरे घर के, फिर क्यों ना रहा घर का वो नक्शा कोई दिन और. मुझसे तुम्हें नफरत सही नायर से लड़ाई, मुझसे तुम्हें नफरत सही नायर से लड़ाई, बच्चों का भी न देखा तमाशा कोई दिन और. तो डियर लर्नर्स, जब हम इस गजल की बात करते हैं, ये एक गजल गालिब ने लिखी है. तो मैं थोड़ा सा आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इस गजल का बोलता हूँ. Ghalib wrote this ghazal when his adopted son, whose name was Arif, died. So actually, in this ghazal, Ghalib expresses his anguish, his sorrowful mood, or even what you call this. He was in a state of dejection. He was in a state of despondency, क्योंकि गालिब का जो बेटा था आरिफ, उसकी अब डेथ हो गई है. तो जब मिर्जा असदुल्ला खान के जो एडॉप्टेड सन थे, whose name was आरिफ, जब उसकी डेथ हो गई थी, तो गालिब ने ये गजल लिखी थी ये गजल. तो नाउ वन थिंग इज नाउ क्लियर फॉर यू, दैट इज दिस के ये गजल गालिब ने लिखी है, ही इज एड्रेसिंग दिस गजल टू हिज ओन एडॉप्टेड सन whose name is आरिफ. लेकिन इससे पहले एक और इम्पोर्टेंट चीज which I would like to share with you. It is this. When Ghalib got married, his children died at very young age. Even historians and scholars do say that Ghalib had 5 or 6 children. They all died during the stage of infancy. So as a parent, you could understand Ghalib के साथ तब क्या होता, in what state Ghalib would have been, when he saw his own children dying, that too during infancy. तो उसके बाद उसने क्या किया कि उसने जब 5 बच्चों की डेथ हो गई थी, वो भी इन्फेंसी, किसी की डेथ 5 महीने के बाद हो गई, किसी की 1 साल के बाद. तो उसने फिर क्या किया था गालिब ने, उसने फिर एक सन को अडॉप्ट किया था, उसका नाम था आरिफ. लेकिन लेटर ऑन फिर क्या होता है कि गालिब सॉ विद हिज ओन आईज आरिफ टू डाई, फिर आरिफ की भी डेथ होती है.
तो जब आरिफ भी इस दुनिया से चले जाते हैं, उसकी भी वफात होती है, तो गालिब उसके बाद एक यू कुड से ही वाज इन अ स्टेट ऑफ शॉक, ट्रॉमा, agonized. He was like an agonized soul. तो उसको फिर जब इस वाली सिचुएशन में गालिब था, उसने पहले ही अपने बच्चों की लाशें देखी थी, अब उसके बाद इसने अब उसने एक अडॉप्टेड सन किया था, अब उसकी भी डेथ हो रही है। तो इसमें एक्चुअली गालिब इज एक्सप्रेसिंग हिज ओन एंग्विश, हिज ओन इमोशनल स्टेट। तो लाजिम था कि देखो मेरा रास्ता कोई दिन और, तन्हा गए क्यों अब रहो तन्हा कोई दिन और। मैं आपको डिनोटेशन समझा रहा हूँ। देखो ये जो ये पोएम है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि गालिब इज डिनोटेटिवली stating facts, his own emotional, his mental psyche, या his mental state I should say। क्योंकि इसमें गालिब डायरेक्टली एड्रेस कर रहा है ये पोएम, ये गजल अपने सन को। क्योंकि यहाँ पे आपको सीधे ही समझ आ रहा है कि हाँ ए फलक की पीर जमा था अभी आरिफ, यानी कि आपको समझ आ रहा है जो गालिब ने ये गजल लिखी है, इसमें वो मेटाफोरिकली आपको कुछ नहीं समझाना चाहता है, या मेटाफोरिकली वो कुछ नहीं एक्सप्रेस करना चाहता है इसमें, खाली आपको हाँ ए फलक की पीर जमा था अभी आरिफ। नाउ ही इज एक्चुअली हियर कंप्लेनिंग टू whom? Actually the God, the creator, the one who is ruling the heavens and earth। हाँ ए फलक के पीर जमा था अभी आरिफ। अब आरिफ के बारे में लिख रहा है गालिब, किससे पूछ रहा है, कंप्लेन किससे कर रहा है, गॉड से, कि ये जो मेरा बेटा था, मैंने तो पहले ही लाशें देखी थी अपने बच्चों की, अब ये भी आपने छीन लिया इस आरिफ को भी, क्या तेरा बिगड़ता जो ना मरता कोई दिन और। यानी कि नाउ ही इज स्टेटिंग हियर कि व्हाट रॉन्ग आरिफ कुड हैव डन टू यू had he lived for some more years। तो कहने का मतलब ये है कि ये सीधे सीधे आपको दिख रहा है कि पोएम किसके बारे में है। यहाँ पे आपको सीधे ही समझ आ रहा है कि गालिब यहाँ पे ये जो ये पोएम है एड्रेस कर रहा है अपने सन को, इसमें वो अपने जज्बात को एक्सप्रेस कर रहा है, ही इज एक्सप्रेसिंग हिज ओन फीलिंग्स। although we know कि गालिब was in a state of shock when this incident happened to him। तो उसके बाद उसने ये पोएम लिखी है। कहने का मतलब डियर लर्नर्स ये है कि डिनोटेशन में आपको सीधे ही समझ आता है, एक जो राइटर होता है वो आपको सीधे ही उसकी लाइन से आपको समझ आता है कि ये किसके बारे में लिख रहा है, या ये राइटर कहना क्या चाहता है, ये राइटर कन्वे क्या करना चाहता है रीडर तक। क्योंकि वी ऑल नो राइटिंग का एक पर्पस है। पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि एक राइटर जो होता है ये मैसेज कन्वे करवाना चाहता है रीडर तक, मेरी ये मैसेज पहुंच जाए। तो उस वही एक मेन पर्पस वो है लिटरेचर का, एक राइटिंग का। क्योंकि जब आप कुछ लिखते हो आपका कुछ पर्पस होता है। पर्पस मेन मोस्ट ऑफ द टाइम्स यही होता है कि आप मैसेज कन्वे करवाना चाहते हो अपने रीडर तक। मैसेज कुछ भी हो, चाहे आप वीदर यू आर राइटिंग अबाउट फिडेलिटी, फेथफुलनेस, immortality, mortality, death in life, even किसी इवन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, कुछ मैसेज आप कन्वे करवाना चाहते हो रीडर तक, वही एक राइटर का एम वही होता है। तो जब आप समझ रहे हो कि डायरेक्टली आपको कुछ एक राइटर समझाने की कोशिश कर रहा है, या उसकी लाइन से आपको सीधे ही समझ आ रहा है कि ये क्या मैसेज मुझ तक कन्वे करवाना चाहता है, तो वो उसको हम बोलते हैं डिनोटेशन। या अभी भी जस्ट व्हाइल बैक आई यूज्ड द टर्म ऑथोरियल इंट्रूजन। तो मैं आपको लिए एक और एग्जांपल रखता हूँ डिनोटेशन को समझने के लिए। मैंने एक पोइम आपके लिए चूज की है। ये जो ये पोइम है ये टेनीसन ने लिखी है। टेनीसन being the student of literature you must be very much familiar with this name, Tennyson। He was a Victorian poet। He is being even labeled as the representative poet of the Victorian era। यानी कि कहा जाता है कि अगर आपने 18th या लेट 18th एंड अर्ली 19th सेंचुरी इंग्लैंड का मुताला करना है, देखना है कि वहां पे क्या हाल था, सोसाइटी में क्या हो रहा था, तो आप टेनीसन को पढ़िए। इट इज ड्यू टू दिस रीजन ही इज बीइंग considered as the representative poet of the Victorian age। ये जो ये पोएम है, क्योंकि मैं डिनोटेशन की एग्जांपल्स आपको दे रहा हूँ, डिनोटेशन समझा रहा हूँ। स्टूडेंट डिनोटेशन एंड कनोटेशन ये दो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं।
यानी कि समझ, ये आपने बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि जब भी आप कोई कल को कोई बुक पढ़ोगे या इवन कुछ भी पढ़ रहे हो, आपने वहां आपको समझ वहां पे आना चाहिए कि यहाँ पे ऑथर डिनोटेटिवली आपसे बात कर रहा है या कनोटेटिवली आपसे बात कर रहा है. We will talk about this connotation, later on in a detailed manner. Initially, what I am trying to do is I am making things easier for you vis-a-vis denotation. अच्छा, टेनिसन ने एक पोएम लिखी है. इस पोएम में क्या लिखता है? वो लिखता है देयर इज नो लैंड लाइक इंग्लैंड. मैंने ये बहुत एक सिंपल सी पोएम है. आपको वर्ड से ही समझ आएगा कि टेनिसन किसके बारे में लिख रहा है. टेनिसन यहाँ पे क्या मैसेज कन्वे करवाना चाहता है. वर्ड्स भी बहुत सिंपल है, आपको सीधे ही समझ आएगा वर्ड से, कि इसमें टेनिसन क्या थॉट रख रहा है. एंड द पोएम गोज लाइक दिस. There is no land like England, wherever the light of day be. There are no hearts like English hearts, such hearts of oak as they be. There are no men like Englishmen, so tall and bold as they be. There is no land like England, wherever the light of day be. There are no wives like English wives, so fair and chaste as they be. There are no maids like English maids, so beautiful as they be. Students, concentrate on each and every word, on every line. आप कंसंट्रेट करो हर एक वर्ड पे. जब आप वर्ड की तरफ देखते हो, एक लाइन की तरफ देखते हो, आपको कुछ ना कुछ समझ आ रहा है टेनिसन क्या रख रहा है आपके सामने, टेनिसन किसके बारे में बात कर रहा है. इट्स वेरी मच एक्सप्लिसिटली टेनिसन आपको कुछ बोल रहा है. आपको कोई छुपी हुई मीनिंग नहीं है इन वर्ड्स में. ये बहुत एक छोटी सी पोएम है, सिंपल सी पोएम है, और एक वर्ड्स भी बहुत अगर हम वर्ड्स वर्जियन टर्म्स इस्तेमाल करेंगे, रस्टिक लैंग्वेज में ये पोएम लिखी गई है. तो इट्स अ वेरी सिंपल पोएम. आपको समझ आ रहा होगा कि इस पोएम का मतलब क्या है, टेनिसन क्या कहना चाहता है इस पोएम में. टेनिसन क्या कहना चाहता है इस पोएम में? उसका कहना है कि इंग्लैंड जैसी कोई सरजमीन नहीं है जहां दिन की रोशनी हो. यानी कि डिनोटेटिवली, सीधे ही, एक्सप्लिसिटली टेनिसन बात किसकी कर रहा है? इंग्लैंड की कर रहा है. बिकॉज वी ऑल नो टेनिसन वाज एन इंग्लिश पोएट. एक ब्रिटेन से उसका ताल्लुक था, तो अपने देश के बारे में लिख रहा है. Denotation, I hope कि you are now comprehending what denotation stands for. इंग्लैंड जैसी कोई सरजमीन नहीं है जहां दिन की रोशनी हो. अंग्रेजों दिलों जैसे दिल नहीं होते, बलोच के दिल जैसे होते हैं. सीधे ही समझ आ रहा है आपको जब आप इस पोएम को पढ़ रहे हो कि टेनिसन इंग्लैंड के बारे में लिख रहा है. वो लिख रहा है कि देयर इज नो लैंड लाइक इंग्लैंड, या वो लिख रहा है कि देयर आर नो hearts like English hearts. Even he went on to say, there are no men like Englishmen, so tall and bold as they be. फिलहाल हम लिटरल मीनिंग की कोशिश कर रहे हैं ढूंढने की कि इसमें लिटरल मीनिंग क्या है. डिनोटेटिवली टेनिसन क्या समझा रहा है, या क्या किस चीज को वो आपके सामने ला रहा है. अच्छा, वो लिख रहे हैं अंग्रेजों जैसा कोई मर्द नहीं. ये हमें सीधे ही समझ आ रहा है. यानी कि उनका जो वो लंबे होते हैं, वो बोल्ड होते हैं. अच्छा, फिर टेनिसन इंग्लिश वाइव्स के बारे में लिखता है कि उनकी जो बीवियां होती हैं वो दे आर दे आर चेस्ट एंड फेयर. तो कहने का मतलब ये है कि ये जो ये पोएम है, ये जो ये पोएम है, ये डिनोटेटिवली आप समझ रहे होगे. लिटरल मीनिंग ही अगर आप निकालोगे इस पोएम की तो आपको समझ आएगा कि इसका मतलब क्या है, इसमें टेनिसन क्या थॉट रख रहा है आपके सामने. तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट दिस डिनोटेशन स्टैंड्स फॉर. अच्छा, मैं आपके लिए अब नसर में से ही मैंने चूज किया है आपके लिए विलियम हैजलिट का एक एसे है, ऑन गोइंग अ जर्नी. क्योंकि वी ऑल नो एसे इज अ पार्ट ऑफ प्रोज. लास्ट लेक्चर में हमने बात की है कि जो चाहे वो एसे हो, शॉर्ट स्टोरी हो, ऑटोबायोग्राफी हो, मेमोयर हो, ट्रेवलॉग्स हो, स्पीचेस हो, डायरीज हो, नॉवेल्स हो, ये सब
पार्ट हैं, किसके सब जानर्स हैं प्रोज के। वैसे ही एक एसे जो लिखा है विलियम हैजलिट ने, ऑन गोइंग अ जर्नी, मैंने आपके उस एसे से एक पैराग्राफ लिया है। we have discussed this thing during the last lecture. During the previous lecture we discussed जो ये prose है, it's mainly written in paragraphs. It's mostly written in sentences. कुछ sentences, कुछ एक पैराग्राफ मैंने ऑन गोइंग जर्नी से लिया है, विलियम हैजलिट का ऐसे है। आपको समझाने के लिए डिनोटेशन क्या है, डिनोटेशन आई होप क्या आपको समझ आ रहा होगा। एक लिटरल मीनिंग, आप लिटररी आप समझ रहे हो, आपको लाइन से ही पता चलता है कि किसके बारे में लिख रहा है एक ऑथर। आपको अंदर जाने की ज्यादा जरूरत नहीं है, या ये आप छुपी हुई मीनिंग, इसमें तो सिंबॉलिकली कुछ तो नहीं समझा रहा है राइटर, वो आप कनोटेशन में पाते हो। डिनोटेशन में आपको सिंपली समझ आता है लाइन से ही कि राइटर क्या लिख रहा है, क्या मैसेज कन्वे करना चाहता है। लेट मी read this paragraph from Ongoing a Journey. It's a wonderful essay written by William Hazlitt, and this paragraph goes like this: one of the pleasantest things in the world is going a journey. कंसंट्रेट करो हर एक वर्ड पे, हर जो भी सेंटेंसेस हैं, आपको ये देखना है कि आप कुछ समझ रहे हो एक सेंटेंस से। एक जो राइटर है कुछ समझ आ रहा है आपको, लिटररी एक डिक्शनरी मीनिंग अगर आप लोगे इसका क्या मतलब है। वन ऑफ द प्लेजेंटेस्ट थिंग्स इन द वर्ल्ड इज गोइंग अ जर्नी, यानी कि जो विलियम हैजलिट है इसका मानना है कि जो जर्नी है, जो सफरनामा है, ये एक बहुत खूबसूरत एक चीज है। बट आई लाइक टू गो बाय माई सेल्फ, लिटरली स्पीकिंग विलियम हैजलिट अपनी ओपिनियन रख रहा है कि उसके हिसाब से सफर पे जाना एक बहुत अच्छी चीज है विलियम हैजलिट के लिए। और जब भी वो सफर के लिए जाता है, चाहे इवनिंग वॉक हो, मॉर्निंग वॉक हो, या ऐसे ही आप जा रहे हो, लेकिन वो बोल रहा है कि मैं पसंद करता हूँ अकेले में जाना, घूमने किसी और जगह आउटिंग पे। एंड उसके बाद क्या लिख रहा है, आई कैन एंजॉय सोसाइटी इन अ रूम बट आउट ऑफ डोर्स नेचर इज कंपनी एनफ फॉर मी। यानी कि वही सफर के बारे में लिख रहा है विलियम हैजलिट कि वो अकेले में पसंद करता है जाना सफर पे, और उसके साथ साथ वो बोल रहा है कि उसके साथ कोई बंदा हो या उसके साथ कोई फ्रेंड हो या ना हो, इट हार्डली मैटर्स बिकॉज नेचर इज टू एनफ फॉर हिम। उस चाहे वो माउंटेन्स हो, रिवर्स हो, या ट्रीज हो, इवन बर्ड्स, वो उसके लिए काफी है, वो उसके लिए काफी है। द सोल ऑफ अ जर्नी इज लिबर्टी, परफेक्ट लिबर्टी टू थिंक, फील, डू जस्ट एज वन प्लीजेस। We go a journey chiefly to be free of all impediments and of all inconveniences, to leave ourselves behind, much more to get rid of others. It is because I want a little breathing space to muse on different matters. तो जब आप ये ऐसे पढ़ रहे हो, इस ऐसे की तरफ नजर दौड़ा रहे हो, आपको सीधे ही समझ आ रहा है विलियम हैजलिट का इसमें खाली ये मकसद है, वो सफरनामे के बारे, सफर के बारे में लिख रहा है, जर्नी के बारे में लिख रहा है। जब आप ये पूरा ऐसे पढ़ोगे आपको समझ आएगा कि मेरे जर्नी के बारे में लिख रहा है। वो लिख रहा है कि सफर पे जाना बहुत एक अच्छी चीज है, इंसान सब कुछ भूल जाता है जब एक बंदा सफर पे जाता है, चाहे टेंशन हो, कुछ और चीज हो। तो कहने का मतलब ये है स्टूडेंट डिनोट, यानी कि डिनोटेशन, आपको सीधे ही you understand things very easily from a single sentence. You understand what writer wants to convey to his readers. अच्छा, जब हम फिर बात कनोटेशन की करते हैं, कनोटेशन में मैंने आपको अभी कुछ देर पहले भी कहा था कि कनोटेशन में जो एक राइटर होता है ना, ये बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल करता है, ये आपको डायरेक्टली मीनिंग नहीं समझाता है। डिनोटेशन और कनोटेशन में मेन डिफरेंस क्या है? डिनोटेशन में एक राइटर जो होता है वो डायरेक्टली आपको मीनिंग समझाने की कोशिश कर रहा है, उसमें छुपी हुई मीनिंग नहीं होती है। लेकिन जो ही हम कनोटेशन की बात करते हैं, कनोटेशन में आपने बहुत अच्छे से कंसंट्रेट करना है। कहीं पे राइटर ने सिंबल्स का इस्तेमाल तो नहीं किया है, कहीं पे उसने इमेजरी का इस्तेमाल तो नहीं किया है, यानी कि कनोटेशन में छुपी हुई मीनिंग होती है। वहां पे एक राइटर डायरेक्टली आपको नहीं बोल रहा है कि अगर आप लिटरल मीनिंग देखोगे लाइन का, वहां पे क्योंकि लिटरल मीनिंग वहां पे होती ही नहीं है, उसका जो मकसद होता है वो कुछ और समझाने का होता है।
जैसे द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, ये एक पोएम है विलियम वर्ड्सवर्थ की, इट्स अ वंडरफुल पोएम। एंड दी पोएम एक स्टेंजा मैंने इस पोएम से लिया है, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, लेट एंड सून, गेटिंग एंड स्पेंडिंग, वी lay waste our powers, little we see in nature that is ours, we have given our hearts away, a sordid boon। जब आप इस पोएम की तरफ देखते हो, अगर आप लिटरली इस पोएम को समझने की कोशिश करोगे, शायद विलियम वर्ड्सवर्थ का वो थॉट नहीं था, he doesn't want to speak you in that sense, उसका कुछ और कहने का मतलब है इस इन लाइन्स में। क्या मतलब है? जैसे वो ये जो उसने ये पोएम लिखी है, यहाँ पे उसने जो ये पोएम लिखी है ना, ये लेट 18th सेंचुरी में उसने लिखी है, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था इंग्लैंड में। विलियम वर्ड्सवर्थ वी नो एक पोएट, ही इज बीइंग कंसीडर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स ऑफ नेचर। वो बहुत ज्यादा मुतासिर हुए थे नेचर से, चाहे वो सितारे हो, आसमां हो, पहाड़ हो, रिवर्स हो, माउंटेन्स हो। तो विलियम वर्ड्सवर्थ वाज ऑफ द ओपिनियन दैट दिस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है, इट रूइनड, डिस्ट्रॉयड द नेचर। इससे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ गया किस पे? नेचर पे। और उसके साथ साथ इंडस्ट्रियल जो रेवोल्यूशन आया था, विलियम वर्ड्सवर्थ का मानना था कि इससे जो यूरोपियन सिविलाइजेशन थी, मोर पर्टिकुलरली ब्रिटिश सिविलाइजेशन, they were deeply engrossed in materialistic values, वो जिस्म को ज्यादा तरजीह दे रहे थे, they were giving little importance to soul। तो जब आप ये पोएम पढ़ते हो, यहाँ पे कनोटेशन मीनिंग है, यहाँ पे वर्ड्सवर्थ इज स्पीकिंग कनोटेटिवली टू अस, टू रीडर्स। So to make this connotation even easier for you, I have chosen one more poem, and the title of the poem is Marriages Are Made। एक शॉर्ट बहुत अच्छी पोएम है, यूनिस डिसूजा ने ये पोएम लिखी है, वेल नोन इंडियन पोइट। तो उसने, अब हम थोड़ा सा इस पोएम को इसका मुताला करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इसमें यूनिस डिसूजा, is she speaking to us connotatively or denotatively? ये आपको इस पे ध्यान देना है डियर लर्नर्स। पहले हम पोएम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, और आपको यहाँ पे थोड़ा सा ना कोई अगर आप लिटरल मीनिंग ढूंढने की कोशिश करोगे तो वो तो आपको सीधे ही दिखेगा कि डिनोटेटिव मीनिंग क्या है इसकी, लेकिन इसके पीछे भी कुछ कुछ मीनिंग छुपी हुई है जिसको कनोटेशन बोलते हैं। पहले हम इस पोएम को थोड़ा सा कर लेते हैं। जो यूनिस डिसूजा है, शी इज अ वेल नोन इंडियन पोएट, एंड उसने क्या लिखा है इस पोएम में, एंड द पोएम गोज लाइक दिस। माय कजिन एलिना इज टू बी मैरिड। स्टूडेंट्स, ये एक बहुत अच्छी पोएम है। इट रिप्रेजेंट्स, एज वी से, जब हम बोलते हैं ना कि लिटरेचर रिप्रेजेंट्स ह्यूमन लाइफ, इट रिप्रेजेंट्स डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। एक एस्पेक्ट लाइफ का इसमें उसका अक्स बंद किया है यूनिस डिसूजा ने इस पोएम में। We will talk about this a little while later. I will discuss this poem with you in a detailed manner once we are going to finish these stanzas। तो अच्छा, पोएम इस तरह से है। My cousin Elena is to be married. The formalities have been completed. Her family history examined for TB and maidness. Her father declared solvent. Her eyes examined for segmentus. Her teeth for cavities. She is not quite tall enough and not quite full enough. Children will take care of that. Her complexion, it was decided, would compensate, being just about the right shade of rightness to do justice to Francisco Prabhu, good son of Mother Church। तो स्टूडेंट्स, जब हम इस पोएम का मुताला करते हैं कनोटेटिवली, हम जानना चाहते हैं कि यूनिस डिसूजा ने अगर ये पोएम लिखी है तो किसके बारे में लिख रही है वो ये पोएम। एक्चुअली अगर कनोटेशन इसमें, वो ये एक रीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपने कनोटेशन मीनिंग इसमें ढूंढनी है। आपको जो अंदर जो मीनिंग छुपी हुई है, दिस इज योर जॉब, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि वो आप वहां से मीनिंग देख लो कि व्हाट एक्चुअली यूनिस डिसूजा वांट्स टू कन्वे टू हर रीडर। तो जो ये पोएम है यूनिस डिसूजा, इसमें क्या लिख रही है? अगर हम डिनोटेटिवली, इफ वी आर गोइंग टू स्पीक, इफ वी आर गोइंग टू
take this poem in a denotative context. My cousin Elena is to be married. It's very explicit at the very outset. Eunice D'Souza is, you know, telling us जो उसकी एक cousin sister है whose name is Elena, she is to be married now. Maybe in a month or so she is going to get married. The formalities have been completed. Here we are speaking denotatively, the denotation meaning, ठीक है. The formalities have been completed. यानी कि यूनिस डिसूजा अपनी काइजन सिस्टर के बारे में लिख रही है जिसकी अब शादी होने वाली है. अगर हम लिटरल मीनिंग ढूंढने की कोशिश करेंगे तो इसमें लिटरल मीनिंग क्या है? काइजन जो उसकी एलिना थी उसकी शादी अब हो रही है, तमाम फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हो चुकी है और उसमें उसकी जो फैमिली है, यूनिस डिसूजा का कहना है, उसका मानना यह है कि जो ही उसकी काइजन सिस्टर की शादी हुई थी उससे पहले उसे बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, बहुत सारी दुश्वारियां आई इस एलिना को. क्या क्या दुश्वारियां आई? जो ये ग्रूमसाइड था, ग्रूमसाइड उसका नाम तो लास्ट में यूनिस डिसूजा मेंशन फ्रांसिस्को एक्स प्रभु, गुड सन ऑफ मदर चर्च, यू नो, यानी कि ही वाज अ रिलीजियस माइंडेड मैन, ही बिलोंग्ड टू चर्च क्रिश्चियनिटी यू कॉल इट. तो क्या यूनिस डिसूजा बोल रही है कि अब जो एलिना की इसके साथ फ्रांसिस्को एक्स प्रभु के साथ जो मैरिज तय होने जा रही है इसमें बहुत सारी कठिनाइयां यानी कि बहुत सारी दुश्वारियों का दौर था एलिना के लिए. क्या क्या? यानी कि जो फ्रांसिस्को प्रभु है इसकी फैमिली ने क्या क्या पहले चेक किया, आपने समझना है. कनोटेशन मीनिंग क्या है इसकी, ये आप पे मैं छोड़ रहा हूँ डियर लर्नर्स. यानी कि मैं आपको यहाँ से कुछ बोलूंगा लेकिन आपने डिसाइड करना है कि ये कनोटेशन मीनिंग है. Is Eunice D'Souza here speaking connotatively to us or denotatively? वो बोल रही है कि एलिना की शादी अब तय हो चुकी है, तमाम फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन यहाँ तक पहुंचना इससे पहले बहुत सारे स्टेजेस क्रॉस करने पड़े एलिना को. क्या क्या स्टेज क्रॉस करना पड़ा उसको? पहले ही जो बॉय साइड था, जो ग्रूम साइड था, उन्होंने क्या काम पहले किया था? उन्होंने किया था कि हर फैमिली हिस्ट्री एग्जामिनर, यानी कि एलिना की जो फैमिली है, जो ग्रूम साइड है, जो बॉय साइड है, उन्होंने पहले क्या किया था? उन्होंने पहले काम ये किया था कि उन्होंने दे ट्राई टू एग्जामिन द हिस्ट्री ऑफ एलिना's फैमिली. उन्होंने पहले ये जानने की कोशिश की है कि एलिना की फैमिली में कोई मरीज तो नहीं है, कोई शख्स तो उस फैमिली में ऐसा नहीं है जिसको ट्यूबरकुलोसिस है, या कोई ऐसा शख्स उस फैमिली में तो नहीं है जिस जिसको बोलते हैं वो सफरिंग फ्रॉम मेडनेस. वहां पे कोई ऐसा बंदा तो नहीं रह रहा है who is mad, who is psychologically disturbed. हर फादर डिक्लेयर्ड सॉलोमन. और उसके साथ ये भी चेक किया गया है कि पहले ये देखा गया है कि जब एलिना के फादर का स्टेटस देखा गया है, is Elena's father financially, is he capable of paying dowry? Is he financially well off? Is he in a good condition, in a good economic condition? यानी कि यहाँ पे होपफुल कि आपको समझ आ रहा होगा. कनोटेशन में आपको डिनोटेशन तो बोल रहा हूँ लेकिन छुपी हुई मीनिंग क्या है वो आपको समझ आ रहा होगा. अच्छा, फिर वो यूनिस डिसूजा लिख रही है कि जो प्रभु फ्रांसिस्को प्रभु के फैमिली मेंबर्स थे, उन्होंने पहले क्या काम किया था? उन्होंने पहले एलिना की फैमिली हिस्ट्री को चेक किया. पहले उन्होंने देख लिया कि वहां पे कोई मरीज तो नहीं है. जब तसल्ली उनको मिल गई कि एलिना की फैमिली में कोई पेशेंट नहीं है, जब उनको तसल्ली मिल गई कि वहां पे कोई नो वन इज सफरिंग फ्रॉम मैडनेस, नो वन इज साइकोलॉजिकली क्रिपल्ड, उसके बाद जब उनको ये भी तसल्ली मिल गई कि एलिना का जो फादर है वो ही इज कैपेबल ऑफ पेइंग डाउरी, ही इज फाइनेंशियली वेल ऑफ, वो उसके पास पैसे बहुत हैं, उसके बाद उन्होंने क्या किया? हर आइज एग्जामिन्ड फॉर सिकनेस. इसके बाद एलिना की आंखों का टेस्ट किया गया. हम टेस्ट ही बोलेंगे क्योंकि ये देखा गया है, ये यूजुअली मैरिजेस में होता है. इसमें इस यूनिस डिसूजा ने जो ये पोएम लिखी है ये गर्ल्स के साइड उन्होंने रखा है कि एक अपने काइजन के बारे में लिख रही है कि कौन कौन सी मुश्किलात उसको कौन कौन से डिफिकल्टीज उसको सामने आ रहे थे मैरिज से पहले.
In fact, Eunice D'Souza is here depicting, she's actually talking about every Indian, not only Indian girl, in fact every girl of the world, कि मैरिज से पहले बहुत सारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है एक लड़की को। वो जो हम देख रहे हैं किन किन मुश्किलात से, किन किन डिफिकल्टीज को, किन किन हर्डल्स को पार करना पड़ता है एक लड़की को मैरिज तक पहुंचने के लिए। अच्छा, फिर वो बोल रहे हैं कि अब जो ये फ्रांसिस्को प्रभु, जो फैमिली उनकी है, उन्होंने अब देख लिया है कि जो एलिना है इसकी आंखें भी ठीक हैं, इवन उन्होंने ये भी चेक किया है कि जो एलिना के टीथ, आर देयर एनी कैविटीज इन हर टीथ, ये भी चेक, जब उनको तसल्ली मिल गई कि उन एलिना की आईज भी ठीक है, बहुत दूर तक शी इज कैपेबल ऑफ सीइंग डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स। नाउ अब उन्होंने ये भी देख लिया है कि हर टीथ डजंट हैव एनी कैविटी। फिर मसला एक आ गया था उनके, जो ये ग्रूम्स फैमिली है, शी इज नॉट क्वाइट टॉल इनफ एंड नॉट क्वाइट फुल इनफ। यानी कि यहाँ पे यूनिस डिसूजा बोल रही है कि थोड़ा सा इशू रेज हो गया था जो ग्रूम साइड है, कि वो बात करने लगे कि जो ये एलिना है उसकी हाइट उतनी नहीं है एंड नॉट क्वाइट फुल इनफ, फिजिकल अपीयरेंस भी उसकी उतनी नहीं है। अब उन्होंने बात की कि चलो एटलीस्ट मैड तो कोई नहीं है इनकी फैमिली में, ठीक ठाक फैमिली से है, फाइनेंशियली साउंड है, यानी कि कैविटी भी नहीं है, ये कंप्रोमाइज कर सकते, इस पे हम कंप्रोमाइज कर सकते हैं। किस चीज पे? अगर उसकी हाइट थोड़ी छोटी है या फिजिकल अपीयरेंस उतनी नहीं है, यानी कि चिल्ड्रन विल टेक केयर ऑफ दैट। Her complexion, it was decided, would compensate, being just about the right shade of rightness to do justice to Francisco ex Provo, good son of Mother Church. Actually, जब हम connotatively इस पोएम को देख रहे हैं, लिटरल मीनिंग को साइड में रख के जब हम connotatively इस पोएम को पढ़ रहे हैं, इस पोएम में यूनिस डिसूजा क्या बोल रही है? यूनिस डिसूजा एक्चुअली ये जो शादी के बारे में ये पोएम लिख रही है, इसमें वो हिंदुस्तानी शादी में खवातीन के साथ होने वाली नाइंसाफी बयान कर रही है। जैसे नाइंसाफी हमने यही अभी हम जस्ट वाइल बैक वी हैव सीन के किन किन चीजों से एलिना को गुजरना पड़ा। पहले उसके आइज का टेस्ट लिया गया है, यहाँ पे मेटाफोरिकली समझा रहे हैं, जरूरी नहीं है कि आइज का ही टेस्ट उन्होंने लिया था, लेकिन यहाँ आइज से वो कुछ और समझा रहे हैं, बहुत इट्स एन अम्ब्रेला टर्म, यानी कि ये वो नाइंसाफी बयान कर रही है। उनके टीथ तक देखे गए हैं, उनकी फैमिली हिस्ट्री को चेक किया गया है। शायर ने अपने ही खानदान की लड़की एलिना की मिसाल देकर दुल्हन की महकूमियत को उजागर करने की कोशिश की है। यानी कि इन दिस पोएम यूनिस डिसूजा शी इज वो एक लड़की की दास्तान बयान कर रही है। वो बोल रही है कि ये लड़की है इसको एक ऑब्जेक्ट की नजर से देखा जाता है, यानी कि उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है when this final stage of marriage comes। अच्छा, इसके as we have read it, इसके खानदान की बीमारी की जांच की जाती है इस पोएम में, लड़के के खानदान की जांच नहीं की जाती है। यूनिस डिसूजा का वो क्या कह रही है? वो कह रही है कि ये ज्यादा जो है ना, ये चीजें ब्राइड को फेस करनी पड़ती है। अच्छा, वो एक्चुअली एक सोसाइटियल इशू को यहाँ पर रेज कर रही है, एक इशू को। दुल्हन की तारीफ सिर्फ उस सूरत में की जाती है जब वो, अगर हम कनोटेशन ढूंढने की कोशिश करें, इफ वी आर गोइंग टू अप्रोच दिस पोएम कनोटेटिवली, तो एक्चुअली एक सोसाइटल इशू जो रेज कर रही है, उसका यूनिस डिसूजा का सोचना ये था कि दुल्हन की तारीफ उस सूरत में की जाती है जब वो मखसूस उसूलों के मुताबिक हो, यानी कि जो लड़का होता है वो दुल्हन को उसी सूरत में एक्सेप्ट करता है जब, जैसे कि उसके मालियाती पस मंजर पहले वो देखता है कि फाइनेंशियली इनकी कंडीशन कैसी है, अच्छी कद और जिस्मानी कशिश, ये चीजें भी देखी जाती है, और जन्नत का एक खास रंग यानी कि कंप्लेक्शन भी देखा जाता है। मुआशरा तवक्का करता है कि हर नौजवान लड़की इस तरह तैयार रहे अगर इसकी शादी करनी है। यानी कि यहाँ पे आप ये वाली चीजें यूनिस डिसूजा डायरेक्टली नहीं बोल रही है आपसे, डायरेक्टली ये नहीं लिख रही है आपके सामने, वो नहीं ला रही है कि लड़कियों के साथ नाइंसाफी हो रही है, ये आपको खुद ये मीनिंग ढूंढने की कोशिश करनी है।
तो जब हम स्टूडेंट्स, आई होप कि नाउ यू हैव अंडरस्टूड द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डिनोटेशन एंड कनोटेशन। ये एग्जांपल्स मैंने आपके लिए रखी थी कि आप ये पोएम्स और ये जो ये कुछ ऐसे से मैंने एक पैराग्राफ भी लिया था आपको समझाने के लिए रखा था कि आपको अच्छे से समझ आएगा कि डिनोटेशन क्या है और कनोटेशन क्या है। नाउ कमिंग बैक टू द नसर, वैराइटीज ऑफ प्रोज, नसर के अनवा। अब जबकि आपने नज्म और नसर में अमूमी फर्क देख लिया है, आइए हम नसर की अकसाम की तरफ रुजू करते हैं। आइए वजाहती बयानिया और नुमाइश नसर की नोयत और खसूसियात का जायजा लेते हैं। तो ही हम वैराइटीज ऑफ प्रोज की बात करते हैं। वी आर हैविंग जैसे डिस्क्रिप्टिव प्रोज, एक्सपोजिटरी प्रोज, नरेटिव प्रोज, परसुएसिव प्रोज, आर्गुमेंटेटिव प्रोज। तो आज हम थोड़ी सी बात कर लेंगे डिस्क्रिप्टिव प्रोज क्या है। प्रोज के बारे में हमने तो बात की है, वी नो at least you must be now in a position to distinguish between, at least you should be in a position right now कि what is the difference between poetry and prose। इसके बारे में हमने अच्छे से बात की है, तफसीलन बात की है। तो जब हम डिस्क्रिप्टिव प्रोज की बात करते हैं, वजाहती तहरीर जिसको हम बोलते हैं, वजाहती तहरीर चीजों को बयान करती है जैसे कि वो है या जैसा कि वो नजर आती है। ये किसी शख्स या जमीन की तारीन या वाक़े की तफसीर हो सकती है। वजाहती तहरीर में हम चीजों को वैसे ही देखने के काबिल होते हैं जैसे कि वो है या देखा गया है या सुना गया है। डिस्क्रिप्टिव प्रोज में डियर लर्नर्स आपको ये याद रखना है, एक राइटर जो होता है वो आपके सामने चीजें रखता है, वैसे ही चीजें रखता है जैसे वो है। एक हिकायत हमें बताती है कि क्या हुआ, यानी कि क्या हुआ था, क्या हो रहा है। ये बुनियादी तौर पर वाक़ात से मुतल्लिक है। एक अच्छी तफसील मुसन्निफ के मुशाहिद को तफसीलात में तर्जुमा करती है और उसका अपना माहौल बनाती है। अपनी तफसील के जरिए मुसन्निफ ने जो कुछ देखा है, तस्वुर किया है, उसे दोबारा तख्लीक करने की कोशिश करता है। मैं आपके सामने एक उम्दा वजाहत अल्फाज में एक पेंटिंग है। जैसे एक पैराग्राफ मैंने लिया है, चार्ल्स डिकेंस की नॉवल है निकोलस निकोलबाई। ये उसने ये नॉवल लिखी थी 1838-39 के बीच में। मिस्टर स्क्वीर्स एक कैरेक्टर है उस नॉवल में। इस कैरेक्टर का जो डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्टिव प्रोज हम पढ़ रहे हैं, यानी कि आप जब जो ही आप इस लाइन पे इस पैराग्राफ पे नजर डालते हो, आपको जो चार्ल्स डिकेंस वो आपको एक, यानी कि जो स्क्वीर्स में है वही बयान कर रहा है, वो अपना कुछ नहीं और नहीं लिख रहा है। हाँ, ऑल्दो देयर इज दिस इमेजिनेटिव पावर ऑफ डिकेंस इन दीज लाइन्स, लेकिन वो वही लिख रहा है जो मिस्टर स्क्वीर्स में चीजें हैं। क्या लिख रहा है वो? Mr. Squeers's appearance was not prepossessing. He had but one eye, and the popular prejudice runs in favor of two. The eye he had was unquestionably useful, but decidedly not ornamental, being of a greenish gray and in shape resembling the fan light of a street door. The black side of his face was much wrinkled and puckered up, which gave him a very sinister appearance, especially when he smiled, at which times his expression bordered closely on the villainous. His hair was flat and shiny, save at the ends where it was brushed stiffly up from a low protruding forehead, which assorted well with his harsh voice and coarse manner. He was about 2 or 3 and 50। देखो, he was about 2 or 3 and 50, यानी कि he was almost 52 or 53 years old। ये देखो, ये क्वालिटी होती है एक राइटर की, एक नॉवेलिस्ट की, एक किस तरह वो बयान कर रहा है। Even he could have written this sentence, he was about 52 or 53, लेकिन ये क्वालिटी होती है राइटर की, डिस्क्राइबिंग इवेंट्स, डिस्क्राइबिंग थिंग्स, जो जो एक टेक्निक होती है ना वो राइटिंग की, उसमें जो स्किल्स होते हैं उस तरीके से वो बयान करता है, यानी कि एक लैंग्वेज उसके पास जो होती है। तो स्टूडेंट्स, लेटर ऑन वी विल टॉक अबाउट दिस डिस्क्रिप्टिव प्रोज, expository prose, even persuasive prose during the next lecture.
We will meet in the next lecture. Till then, take good care of yourself. Thank you.